चलिए दूसरा सूत्र देखिए, कांत की नैतिकता का दूसरा सूत्र जो है, मनुष्य को सदैव साध्य मानो, साधन नहीं। इसी कहेंगे मानवता को सदैव साध्य मानो, मनुष्य को साध्य मानो, मानवता को साध्य मानो। तो जरा देखें कि क्यों इस सूत्र की हमको जरूरत पड़ी। एक मैं तुमको दूसरी सिचुएशन बताने जा रहा हूं, दूसरी केस स्टडी बताने जा रहा हूं, इसमें दिखाएंगे कि पहला वाला सार्वभौमिकता का सूत्र लागू हो जाएगा, लेकिन तब भी जो निष्कर्ष निकलेगा वो नैतिक नहीं होगा। इसका तो कई जगह ऐसा होगा कि जो तुम अपने लिए चाहते हो, अगर वही कहोगे दूसरे के लिए भी कि वो भी वही करे, उसके साथ भी वही होना चाहिए, तो बात नैतिक नहीं होगी। पहला सूत्र तुमने पढ़ा था, सार्वभौमिकता का सूत्र था। क्या कहा था? वही विकल्प नैतिक होगा जो सार्वभौमिक बनाया जा सके। और सार्वभौमिकता का पता कैसे चलेगा? अगर वो विकल्प तुम अपने लिए भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो उसी दशा में, तो तभी दूसरे के लिए कर सकते हो। कोई ऐसी चीज तुम दूसरे के लिए नहीं कर सकते हो जो अपने लिए मानने के लिए तैयार ना हो। तो जैसे तुम चाहते थे कि तुम घायल हो तो तुम्हारी जान बचाई जाए, तुम्हारे माता पिता की जान बचाई जाए, तो फिर तुमको भी दूसरे की जान बचानी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी तो जान बचाई जाए लेकिन तुम दूसरे की जान नहीं बचाना चाहते हो, तो ये बात सार्वभौमिक नहीं होगी। और कांत कह रहा नैतिकता वही है जो सार्वभौमिक हो, जिसको तुम दूसरे के लिए करो तो अपने लिए भी उसको स्वीकार करो। अब मैं दूसरा एक केस बनाने जा रहा हूं, जिस केस में दिखाएंगे कि कोई एक व्यक्ति अपने लिए जो कुछ स्वीकार करने की तैयार है वो नैतिक नहीं है। अगर वही दूसरे के लिए भी करता है, दूसरे से कहता है तुम भी यही करो, तो नैतिक नहीं होगा। उदाहरण सुनिए, जैसे पहले वाले में हमने दो उदाहरण लिए थे पहले सूत्र को समझाने के लिए, एक जहाज वाला और दूसरा यूपीएससी के इंटरव्यू वाला। इस बार मैं उदाहरण ले रहा हूं, मान लीजिए खगड़िया की एक लड़की, खगड़िया बिहार में खगड़िया की एक लड़की खगड़िया से बीए करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए जेएनयू आ गई, मास्टर्स सोशियोलॉजी में करने के लिए जेएनयू आ गई, या फिलॉसफी में करने के लिए आ गई जेएनयू। फिलॉसफी में उसका जेएनयू में एडमिशन हो गया, खगड़िया से बीए करके आई थी, एमए करने के लिए जेएनयू आ गई। रिंकी जेएनयू आ गई, और जेएनयू आने के बाद जब अपना मास्टर्स ने कंप्लीट कर लिया, फिलॉसफी पढ़ा, फिलॉसफी में एथिक्स भी पढ़ा, अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, तो एक दिन उसके पिताजी का फोन आया। उसके पिताजी ने कहा कि रिंकिया के पापा का फोन आया। उन्होंने कहा, रिंकी तुमको बगल का लड़का टिंकू याद है जो हमारे 3 मकान छोड़कर रहते हैं, सक्सेना जी? रिंकी ने कहा, हाँ बहुत शर्मिला सा लड़का था, मुझे याद है, बड़ा शरीफ लड़का है, कॉलोनी में सब उसकी तारीफ करते हैं। रिंकी के पापा ने कहा कि हाँ उसका सिविल सर्विसेज में आईएएस में हो गया, उसको इनकम टैक्स मिला है। सक्सेना जी मिठाई लेके आए थे। रिंकी ने कहा अच्छा? रिंकी के पापा ने कहा घर में रह के पढ़ता था, बड़ा शरीफ लड़का है। फिर रिंकी के पापा ने कहा कि रिंकी सक्सेना जी मिठाई लेके तो आए थे, साथ में उनकी टिंकू की मां को तुम बहुत पसंद हो, वो शादी का प्रपोजल लेके भी आए थे। टिंकू और टिंकू की मां को तुम बहुत पसंद हो, इसलिए सक्सेना जी ने कहा कि अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपने बेटे की शादी रिंकी से करना चाहता हूं। पिताजी ने कहा कि हमने तो भाई उनसे, सक्सेना जी कहा कि हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन ये तो बेटी हमारी पढ़ी लिखी है, उससे पूछना पड़ेगा। तो बताओ इतना बढ़िया लड़का मिल रहा है शादी के लिए, तुम क्या कहती हो? रिंकी ने कहा कि हाँ मुझे भी पसंद है, मैंने देखा है, बहुत शराफत से बात करता है, सिविल सर्विसेज में आ भी गया है, मैं भी सिविल सर्विसेज देना चाहती हूं, ठीक है मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब रिंकी और टिंकू की शादी हो गई। शादी के बाद रिंकी अपने ससुराल खगड़िया पहुंची टिंकू के घर। तो टिंकू की माता जी वो भी फिलॉसफी पढ़ी हुई थी, उन्होंने भी एथिक्स पढ़ा था। उन्होंने एक दिन रिंकी को कहा कि रिंकी तुम दिल्ली जाने के बाद थोड़ा बदल गई हो, तुमको दिल्ली की थोड़ी हवा लग गई है। हम लोगों ने दिल्ली जाने से पहले जब देखा था तुमको तो तुम कितना संस्कारी थी, दुपट्टा लेके चलती थी। शादी के बाद देख रहे हैं कि ना तुम मंगलसूत्र पहन रही हो, ना सिंदूर लगा रही हो, ना टूरिंग पहन रही हो, इसको बिहार में बिछिया कहते हैं, बिछिया, ना टूरिंग पहन रही हो। समाज में इसको लोग ठीक नहीं मानते हैं, ये सब तो पहनो। रिंकी ने कहा कि माताजी मैंने जब शादी के लिए हाँ किया था तो मुझे तो लगा था कि आप फिलॉसफी एथिक्स पढ़ी हैं, मैं भी फिलॉसफी पढ़ रही हूं, तो आपके घर में लोग नए ख्यालात के होंगे, नए सोच के होंगे। अब मैं जेएनयू से लौटी हूं, मुझे तो बिल्कुल नैतिक नहीं लगता ये कि मैं बिछिया पहनूं, टूरिंग पहनूं, मंगलसूत्र पहनूं, सिंदूर लगाऊं। माताजी मुझे नैतिक नहीं लगता है। उसकी सास ने कहा, रिंकी की सास ने टिंकू की मां ने, कैसे नैतिक नहीं लगता है, कौन सी नैतिकता पढ़ के आई हो? अरे मैंने भी एथिक्स पढ़ा है। रिंकी ने पूछा आपने कहां से पढ़ा था? टिंकू की मां जी ने कहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा था। कहा 70 के दशक में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एथिक्स पढ़ा था। रिंकी ने कहा तो बताइए आप एथिक्स पढ़ने के बाद आप
सिंदूर मंगलसूत्र और टोरिंग को बिछिया को कैसे नैतिक बता रही हैं? आखिर कौन सी नैतिकता से नैतिक है? तो टिंकू की मां ने, रिंकी की सास ने कहा, कांत पढ़ी हो, कांत का पहला सूत्र क्या है? रिंकी ने कहा, सार्वभौमिकता का सूत्र। टिंकू की मां ने कहा, सार्वभौमिकता में क्या नैतिक होता है? रिंकी ने कहा, जो मैं अपने लिए स्वीकार करूंगी वही दूसरे के साथ होना चाहिए। रिंकी की मां ने कहा, बिल्कुल, तुम देखो मैं अपने लिए सिंदूर भी लगाना स्वीकार करती हूं, अपने लिए मंगलसूत्र भी पहनती हूं, पैर में बिछिया भी पहनती हूं, तो मैं अपने लिए स्वीकार करती हूं, इसलिए चाहती हूं कि तुम भी अपने लिए सिंदूर मंगलसूत्र ये सब स्वीकार करो। साथ ही कहा, देखो मुझे तो सक्सेना जी कभी कभी इन सब बातों के लिए डांट देते थे, एक आध बार तो हाथ भी उठा दिया था, और मैं उसको स्वीकार करती हूं कि अगर घर की औरत घर के नियमों का पालन ना करे तो पति को, मर्द को जोरू का गुलाम नहीं बनना चाहिए, उसको कड़ाई करके नियंत्रण में रखना चाहिए। अब अगर कांत की नैतिकता का केवल एक सूत्र ही नैतिकता की पहचान का होता तो उसके हिसाब से तो रिंकी की सास ने, टिंकू की मां ने घरेलू हिंसा को भी नैतिक बना दिया, क्योंकि वो अपने लिए घरेलू हिंसा स्वीकार करने के लिए तैयार है, इसलिए रिंकी को भी सहने के लिए कह रही है। वो अपने लिए सिंदूर मंगलसूत्र पहनने के लिए तैयार है, इसलिए रिंकी के लिए भी कह रही कि वो भी पहने। तो ये बात नैतिक हो जानी चाहिए, क्योंकि कांत की नैतिकता के सूत्र में क्या कहा गया? जो तुम अपने लिए मानोगे दूसरे के साथ वही करना पड़ेगा। तो रिंकी की मां तो अपने लिए मान रही है सब। रिंकी ने अपनी सास से कहा, माता जी लगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ही सूत्र पढ़ाया गया था, कांत की नैतिकता में एक ही सूत्र नहीं है, सार्वभौमिकता के साथ साथ उसमें एक दूसरा सूत्र भी है। और आपने जब पिटाई को सिंदूर मंगलसूत्र को नैतिक बताया तो आपने सार्वभौमिकता का सूत्र तो लगाया, लेकिन उसके बाद वाला सूत्र अप्लाई नहीं किया। देखो मैंने पूछा कौन सा सूत्र है दूसरा? रिंकी ने कहा, कांत कहता है जिस विकल्प को तुम सार्वभौमिक बनाओ, पहला सूत्र सार्वभौमिकता का है, जिस विकल्प को तुम सार्वभौमिक बनाओ उस विकल्प को चुनने पर किसी मनुष्य को साधन ना बनाया जा रहा, मनुष्य को साध्य की तरह ट्रीट किया जा रहा हो। साधन मतलब लक्ष्य अपने आप में महत्वपूर्ण, साधन मतलब उस लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण, अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं। जैसे मैं कह दूं कि इलाहाबाद प्रयागराज का एक साध्य के तौर पर महत्व है, अपने आप में महत्वपूर्ण इलाहाबाद, और मैं कहता हूं इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन का केवल साधन के तौर पर महत्व है। जब इलाहाबाद जाओ चाहे ना जाओ, इलाहाबाद का महत्व बना रहेगा, लेकिन जब इलाहाबाद जाना चाहोगे तब ट्रेन का महत्व बन जाएगा, नहीं जाना चाहोगे ट्रेन का कोई महत्व नहीं। तो ट्रेन केवल साधन है। हम ट्रेन की वजह हवाई जहाज से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आजकल तो मत जाइए ट्रेन से, नहीं तो सीधे ऊपर जन्नत भी जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम पर आप हवाई जहाज से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ज्यादा धार्मिक आदमी साइकिल चले गए, पैदल चले गए, ये सब साधन है। इलाहाबाद साध्य, अपने आप में इलाहाबाद प्रयागराज महत्वपूर्ण है, बाकी सब वहां तक जाने के लिए साधन है। कांत क्या कह रहा है? कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साधन नहीं है, सारे मनुष्य बराबरी के हैं, सारे मनुष्य साध्य हैं। रिंकी ने कहा, माता जी जब आप चाहती हैं मैं टिंकू के नाम का सिंदूर लगाऊं, टिंकू के नाम का मंगलसूत्र पहनूं, तो टिंकू बन गया साध्य, और उसके नाम का सिंदूर लगाने मंगलसूत्र पहनने वाली मैं बन गई साधन। तो ये बात तो ठीक नहीं है। कांत तो कहता है सार्वभौमिकता के साथ साथ कोई भी विकल्प जो नैतिकता के तौर पर चुना जाए, जिसको उचित इरादा हम मानेंगे, जिसको नैतिक मानेंगे, उसमें किसी मनुष्य को साधन ना बनाया जाए। साधन मतलब सब बराबर है, साधन मतलब एक महत्वपूर्ण है, दूसरा उसके लिए महत्वपूर्ण है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। टिंकू ने तो सिंदूर नहीं लगाया, टिंकू ने मंगलसूत्र नहीं पहना, टिंकू पैर पायल बांध के नहीं चल रहा है, टिंकू बिछिया भी नहीं पहन रहा है, टिंकू नाक में नोजपिन कील भी नहीं पहन रहा है, टिंकू ईयररिंग भी, कान में बाली भी नहीं पहन रहा है। लेकिन रिंकी को तो उसकी माताजी कह रही है, उसकी सास कह रही है बाली पहनो, कान में कील लगा पहनो, पैर में बिछिया पहनो, पायल पहनो, सिंदूर लगाओ, मंगलसूत्र पहनो। इसका मतलब रिंकी के लिए अलग नियम, टिंकू के लिए अलग नियम। रिंकी कह रही है कि माताजी ऐसा मानने पर आप मुझे साधन बना रही हैं, इसलिए भले आप अपने लिए घरेलू हिंसा, भले अपने लिए बिछिया और पायल स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब भी मैं वो नहीं पहनूंगी, क्योंकि आप अपने लिए उसको स्वीकार भी कर रही हैं तो आप अपने आप को साधन बना रही हो। सक्सेना जी अपने हस्बैंड को साध्य बना रही हैं, जबकि कांत की नैतिकता के हिसाब से सारे मनुष्य बराबर होंगे। तो इस लिहाज से जब तुम डिसाइड करोगे किसी सिचुएशन में कि क्या विकल्प नैतिक है क्या अनैतिक है, तो सार्वभौमिकता का सूत्र तो लगाना, साथ साथ ये भी देखना कि सार्वभौमिकता के सूत्र को चुनने पर किसी मनुष्य को साधन तो नहीं बनाया जा रहा है, मानवता को साधन तो नहीं बनाया जा रहा है। मानवता साध्य बनी रहनी चाहिए, मनुष्य साध्य बना रहना चाहिए। तो अगर सार्वभौमिक भी हो कोई विकल्प और साथ साथ मनुष्य को साध्य माना जा रहा हो, तब तो नैतिक होगा, अन्यथा वो नैतिक नहीं होगा। और समझाई? तो इसमें साध्य का मतलब क्या है? साध्य बराबर समानता, साध्य बराबर समान महत्व। लेकिन सिंदूर मंगलसूत्र में तो पुरुष का महत्व ज्यादा हो गया, स्त्री का महत्व कम हो गया। तो इस तरीके से कांत कहता है कि कभी भी किसी सिचुएशन में, किसी केस स्टडी में, किसी दुविधा में क्या नैतिक और क्या अनैतिक इसकी पहचान करना हो, तो पहला सूत्र लगाना सार्वभौमिकता का, और सार्वभौमिकता के सूत्र से कुछ पास हो जाए, अगर पास नहीं हो तो नैतिक नहीं हो, उचित नहीं है, पास हो जाए
तो भी ये देखना कि वो सार्वभौमिक होने के साथ साथ मनुष्यों को साध्य मानने के साथ संगत है कि नहीं। अगर मनुष्यों को साध्य मानने के साथ संगत होगा तब उसको नैतिक मान्यता मानना, अन्यथा अनैतिक मानना। जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, उसमें सार्वभौमिक क्या होता? सार्वभौमिक होता कि आप चाहते कि उस घायल आदमी की जगह आप होते तो आपकी जान बचाई जाए, इसलिए आपको उसकी जान बचानी पड़ेगी। सार्वभौमिकता से निकला था, जान बचानी पड़ेगी। तो आप उसकी जान बचाएंगे तो उसको साधन मानेंगे, साध्य मानेंगे। आप उसकी जान बचाएंगे तो उसको साधन नहीं साध्य मानेंगे। इंटरव्यू की तुलना में ज्यादा महत्व किसको देंगे? उस आदमी को। इसका मतलब जान बचाने वाला जो विकल्प हमने पहले वाले केस स्टडी में ढूंढा था वो सार्वभौमिक भी है, क्योंकि आप भी अपनी जान बचाना चाहते, इसलिए आपको जान बचानी पड़ेगी। और जिसकी जान बचाई आपने उसको अपने साध्य मान के, अपने समान मान के जान बचाई, इसलिए उसमें जान बचाना सार्वभौमिकता से भी और मनुष्य को साध्य मानने से भी संगत है। लेकिन दूसरे केस स्टडी में जहां एक स्त्री कह रही कि मैं अपने साथ सिंदूर मंगलसूत्र के संस्कृति परंपरा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, इसलिए तुम भी इसका पालन करो। वो भले उसको सार्वभौमिक बना रही हो, कह रही हो मैं भी तैयार उसको पालने के लिए, लेकिन जब वो ऐसा कह रही है तो समानता के आदर्श को तोड़ रही है, पुरुष का महत्व बढ़ा रही है, स्त्री का महत्व कम कर रही है। परिणाम स्वरूप सिंदूर मंगलसूत्र संस्कृति का महत्व बढ़ गया, इंसान का महत्व बढ़ गया। संस्कृति हो गई साध्य, सिंदूर मंगलसूत्र हो गया साध्य, पति हो गया, सक्सेना जी हो गया साध्य, टिंकू हो गया साध्य, और औरत बन गई साधन। मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं, कांट कहे न संस्कृति न धर्म, कुछ भी मनुष्य से ऊपर नहीं। सारी चीजें मनुष्य के लिए हैं। मनुष्य संस्कृति धर्म के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य और संस्कृति के लिए, धर्म मनुष्य के लिए, संस्कृति मनुष्य के लिए। इस लिहाज से अगर आप रिंकी को सिंदूर मंगलसूत्र लगवा देंगे तो आप कल्चर को बना रहे हैं साध्य, परंपरा को बना रहे हैं साध्य, और रिंकी को बना रहे हैं साधन। इसलिए दूसरे वाले में सिंदूर मंगलसूत्र लगाना भले सार्वभौमिकता के साथ संगत हो जाए, लेकिन वो मनुष्य को साध्य मानने के साथ संगत नहीं है। ठीक है, तो दो सूत्र तुमने अब सीख लिए। पहला सार्वभौमिकता का, दूसरा मनुष्य को साध्य मानने का। अब जब केस स्टडी हल करोगे तो है तो चार सूत्र, कहां इसका इस्तेमाल करोगे? कांत का। इसका इस्तेमाल करोगे दुविधा हल करने में। क्या पढ़ाया था? नीति शास्त्र दुविधा समाधान का विज्ञान है। क्या सिखाता है ये? किसी दुविधा की दशा में हम कैसे पता करें किस विकल्प का चयन करें। जैसे तुमको जहाज वाली दुविधा बताई थी कि जहाज में 250 लोगों को फेंकेंगे तो 250 लोगों की जान बचेगी, 250 लोगों को मारेंगे तो 250 लोगों को बचा पाएंगे, किसी को नहीं मारेंगे तो सकता किसी की जान ना बचे। दोनों बात अच्छी लग रही थी, ठीक लग रही थी। एक किसी को ना मारा जाए, जिसकी जान बचनी बच जाए, जिसको मरना मर जाए, और दूसरे में 250 लोगों को मार दें, 250 लोगों की जान बच जाए। दोनों विकल्प अलग तरीके से नैतिक लग रहे थे, ठीक लग रहे थे। लेकिन जब आपने कांत अप्लाई किया तो क्या पाया? 250 लोगों को मारने वाला विकल्प सही नहीं है। तो क्या हो गया? जहाज की दुविधा हो गई थी। ठीक वैसे तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई घायल हो गया, एम्बुलेंस वाला विकल्प ठीक लग रहा था, पुलिस बुला देंगे विकल्प ठीक लग रहा था। लेकिन जब आपने कांत अप्लाई किया तो पाया कि एम्बुलेंस बुला देंगे, पुलिस बुला देंगे, सब विकल्प ठीक नहीं है, तुमको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। तो कांत पढ़ के क्या कर पा रहे हैं आप? ऐसी दुविधा से तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई घायल हो गया, ऐसी दुविधा तुम जहाज के कप्तान हो, जहाज डूब रहा है, 250 लोगों को फेंकने का विकल्प तुम्हारे पास है, पता कर लिया कांत लगा कि नहीं फेंकेंगे। इसका मतलब दुविधा क्या हो रही है? कांत से हल हो रही है। क्यों पढ़ रहे हैं? एथिक्स पढ़ाया था, नीति शास्त्र विज्ञान है जो दुविधाओं को हल करने में मदद करता है। आपको इस पेपर में क्या करना है? आपके मन में जो आएगा, कॉमन सेंस से जो आपको लगेगा, वो उत्तर नहीं लिखना है, आपको वो उत्तर लिखना है जो नैतिक है, और उसके पीछे का क्या करना पड़ेगा? जस्टिफिकेशन, औचित्य बताना पड़ेगा कि आपने विकल्प क्यों चुना। कांत से आप यही बात सीख पा रहे हैं कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसा नैतिकता का विवाद आएगा जिसमें दो बात नैतिक लग रही हो, तो हम क्या करेंगे? हम उनमें दोनों में कांत का ये सूत्र लगाएंगे। जो विकल्प कांत के सूत्रों से पास हो जाएगा उसको चुन लेंगे, जो पास नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। दुविधा क्या हो जाएगी? हल हो जाएगी। तो मैंने कहा कि केस स्टडी में तीन ही दो दुविधाओं से दुविधा सॉल्व करने में, सॉरी, केस स्टडी में दुविधा हल करने के लिए या दुविधा का समाधान करने के लिए आप यही दो विकल्प, दो सूत्र लगाइएगा। लेकिन मैं पढ़ा आपको इसके अलावा भी सूत्र दे रहा हूं, बाकी सूत्र लगाने के चक्कर में फंसिएगा क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। दो लगाइएगा बस, बाकी जान लीजिए। तीसरा सूत्र सुनो। स्वायत्तता का सूत्र, इसको कहते हैं मैक्सिमम ऑफ ऑटोनॉमी। मैंने अभी आपका कमेंट देखा। जी हाँ, दो ही सूत्र से आपको सॉल्व करना होगा। चार पढ़ लीजिए, लगाना चारों चाहिए, लेकिन चारों लगा नहीं पाओगे, इसलिए दो लगा लेना, दो से निष्कर्ष निकल आएगा। तीसरा सुनिए। क्यों तीसरा पढ़ने जा रहे हैं? हमको दिखाना पड़ेगा कि कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पहला और दूसरा सूत्र आप दोनों लगाइए, जो चीज आपको नैतिक लगे वो भी नैतिक ना हो। क्योंकि अगर पहले और दूसरे सूत्र से हम नैतिक विकल्प पहचान ही लेते तो फिर तीसरे की जरूरत क्या थी? इसका जरूर कुछ ऐसी दशाएं होंगी जहां पहले और दूसरे से उस विकल्प के पास हो जाने के बाद भी तीसरे की जरूरत पड़ेगी। सुनिए, तीसरा सुनिए। अब तीसरा सूत्र स्वायत्तता का जो सूत्र है, इसके लिए फिर से एक नई केस स्टडी बनाने जा रहे हैं। सार्वभौमिकता के लिए हमने जहाज वाला उदाहरण, सार्वभौमिकता के लिए हमने इंटरव्यू वाला उदाहरण लिया, मनुष्य को साध्य मानने के लिए हमने रिंकी वाला उदाहरण लिया, खगड़िया की लड़की रिंकी का उदाहरण लिया, जिसमें सिंदूर मंगलसूत्र का मामला फंसा था। तीसरा देखो जरा। अभिषेक जी, अभी अभी आपका कमेंट दिखाए, बताएं क्या दिखाना चाहते हैं आप, बताइए, देख रहा हूं आपका कमेंट।
अभिषेक रॉय, ABHISHEKROY। हाँ दिख रहा है भाई, ये नाम है ना तुम्हारा, दिख रहा है। बताइए क्या चाहते हैं, फरमाइए। अरे भाई वेट कर रहा हूं अभिषेक, बताओ। साध साधन को तो किसने बताया भाई, और कैसे बताऊं? हिंदी के डिक्शनरी खरीदो अभिषेक। साध साधन इथिक्स का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द है। साध बताता लक्ष्य, साधन बताता उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका। तो ये तुम्हारी हिंदी कमजोर है भाई, हिंदी खरीदो एक हिंदी की डिक्शनरी जल्दी। दूसरे में सार्वभौमिकता लग रहा है अंतिमा, दूसरे वाले में मनुष्य को साध्य मानना नहीं लग रहा है। सार्वभौमिकता क्यों लग रहा है? क्योंकि वो अगर सार्वभौमिकता की पहचान आप यही मानेंगे कि मैं अगर अपने लिए उसको करने के लिए स्वीकार तैयार हूं तो आपके साथ भी होना चाहिए, तो रिंकी की सास तो कह रही थी मेरे साथ भी, जो मैं कह रही हूं हो तुम्हारे साथ भी हो। तो अगर सार्वभौमिकता की पहचान ये है तो उसमें तो सार्वभौमिकता का सूत्र पास हो जा रहा था। हाँ तुम टेक्निकली अगर जानना चाहोगे तो सार्वभौमिकता सही सार्वभौमिकता नहीं है, लेकिन अगर सार्वभौमिकता की पहचान वैसे करते हैं जो अपने लिए मानेंगे दूसरे के साथ करेंगे, तो रिंकी की सास तो मान रही थी कि मैं अपने लिए भी सिंदूर मंगलसूत्र का नियम मान रही हूं, इसलिए रिंकी को भी लगाना चाहिए। हमने दिखाया कि नहीं? चलिए अब आइए। हाँ तो उसको निकिता जी आप उसको समझ समझ के देखा कीजिए, हिंदी के शब्द जो आपको ना आए उसके लिए उसको देख लिया कीजिए। साध्य साधन मैंने बता दिया था, साध्य साधन को समझाने के लिए केस स्टडी बनाई थी अभिषेक रॉय। केस स्टडी जो रिंकी की थी, टिंकू की, वो साध्य साधन की केस स्टडी तो थी। चलिए अब आइए जरा दूसरे पे चलते हैं। तीसरा सूत्र समझो। कई बार हो सकता है आपको कोई बात को समझ में ना आए, उसको अपने साथियों से भी पूछा कीजिए, क्योंकि देखो मैंने बताया एक बात समझो, अगर मैं क्लास का लेवल बहुत नीचे ले जाऊंगा, एक ही बात को बहुत बार बार कहूंगा, तो यूपीएससी का जो लेवल है वहां तक हम क्लास नहीं ले जा पाएंगे। कई बार मुझे ये देखना होगा कि तुम अपना लेवल यूपीएससी के लेवल तक लेके जाओ। तुम अगर चाहोगे मैं तुम्हारे लेवल पर उतर आऊं तो उससे किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लेवल पर अगर मैं पढ़ाने लग गया और यूपीएससी का लेवल वो नहीं है तो तुम समझ तो सब जाओगे, लेकिन यूपीएससी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर मैं कोई बात बताता हूं, उसको मैंने एक उदाहरण समझा दिया, उदाहरण तुमको समझ में आ गया, तो उसी चीज की दूसरा उदाहरण क्यों बनवा रहे हो? फिर उसको रिवाइज करो, उसी क्लास को 2 बार देखो, उसको समझने की कोशिश करो। जैसा मैं कांट पढ़ा रहा हूं, इतने सरल तरीके से किसी किताब में कांट मुझे लिखा मिल जाए तो मुझे बताना। अभी तुम्हारे पास 50 दिन है करीब करीब मेरे साथ, 50 ना सही 45 दिन, तो कम 40-45 दिन मेरे साथ पढ़ोगे। 40-45 दिन में ढूंढना कि कांट को किसी किताब में समझाया हो। तो जितना सरल बना के मैंने समझा दिया, जब तुम कोई गाइड किताब पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कांट कितना मुश्किल है। ये मैं 35-40 साल से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे मैं उसको समझा देता हूं। आसान नहीं इतना, ना यकीन हो तो कल जाके अपना पीडब्ल्यू का नोट्स पढ़ लेना, जो गाइड होगी, या कोई गाइड खरीदा उसको पढ़ लेना, दिमाग चकरा जाएगा कांट पढ़ने में। तो आपको कई बार ना हिंदी के शब्दों को खुद से सीखना होगा। गाइड पढ़ के आया करो, जब पढ़ के आओगे अपनी गाइड तो तुमको आइडिया रहेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारे गाइड में लिखी बात से भी कितना सरल है। इसलिए इसको तभी अप्रिशिएट कर पाओगे जब पढ़ा रहा हूं, जब बाकी कोचिंग का नोट्स या फिर गाइड देखोगे तब तुमको समझ में आएगा कितनी मूल्यवान चीज तुमको दी जा रही है। और ध्यान रखो, किसी कोचिंग को, किसी गाइड को लिखने वाले को अगर ये पता होगा तो लिखेगा इसको। कोई नहीं लिख रहा है कांट को समझाने के लिए साध्य का क्या मतलब है, मतलब साध्य साधन का सूत्र क्या है, वो सब सूत्र लिख देते हैं बस। मैंने तुमको बहुत विस्तार से समझाया, अब आ जाओ वापस। और ये डिमोरलाइज मत होना मेरे कहने से, अभिषेक या कोई बच्चा डिमोरलाइज मत होना, इससे हतोत्साहित मत होना। मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि बेटा किताब भी पढ़ो, कोई गाइड भी पढ़ो, क्लास को 1-2 बार देखो। नहीं समझ आ रहा तो जल्दीबाजी मत हो, तुम्हारे पास एक क्लास रहेगी उसको दोबारा देखना। अभी जब तक तैयारी ना हो जाए तब तक यूपीएससी मत देना, समझना कि यूपीएससी का लेवल ऊपर हमको वहां तक जाना पड़ेगा ना। चलिए अब आइए तीसरा सूत्र देखिए, उसके लिए मैं केस स्टडी बना रहा हूं। मान लो एक दवा बनाने की कंपनी है, एक दवा बनाने की कंपनी ने एड्स का इलाज खोज लिया। उसने दावा किया कि मैंने एड्स का इलाज खोज लिया है। अब वो दवा बनाने वाली कंपनी उसका जानवरों और नरों पर परीक्षण कर चुकी है कि कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तुम जानते हो कि कोई भी दवा बनने के बाद उसका परीक्षण होता है, परीक्षण जब सफल रहती तभी वो लोगों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उसको अनुमति मिलती है कि तुम अपनी दवा बाजार में बेच सकते हो। मान लो कनाडा की एक दवा कंपनी ने एड्स की एक दवा बनाई और दावा किया कि दुनिया से एड्स को खत्म कर देगा, एचआईवी एड्स को खत्म कर देगा। लेकिन वो कंपनी चाहती है कि दवा का जानवरों नरों पर परीक्षण हो चुका, कोई नुकसान नहीं निकला, चिंपैंजी उम्पैंजी को इंजेक्शन लग चुका है, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो कनाडा वाली कंपनी चाहती है कि इसका मनुष्यों पर भी परीक्षण हो जाए। क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, चिकित्सकीय परीक्षण। और उसने 2 तरह के लोगों पर इंजेक्शन का, दवा का परीक्षण करने की योजना बनाई। पहला, जिनको एचआईवी एड्स हुआ है, उनको लगा कि इंजेक्शन देखेंगे कि उनको फायदा हुआ कि नहीं। और दूसरा, कुछ ऐसे लोगों पर जिनको एचआईवी एड्स नहीं है, उनको लगा कि ये देखेंगे कि इस दवा का स्वस्थ व्यक्तियों पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। 2 लोगों पर कंपनी दवा का परीक्षण करना चाहती है। कंपनी अपनी दवा लेके भारत आई। इस बार पहुंची कंपनी झुमरी तलैया, झारखंड पहुंची झुमरी तलैया।
कंपनी ने झुमरी तलैया में एक ऑफिस खोला, दूसरा ऑफिस कंपनी ने मध्य प्रदेश में बालाघाट में खोला, और तीसरा ऑफिस कंपनी ने प्रयागराज में खोला, करछना में। 3 ऑफिस खोले और कहा 100 लोगों का हम क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। 40 प्रयागराज से, 30 झुमरी तलैया से, 30 बालाघाट से। 100 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल होगा। कंपनी ने एक बड़ा विज्ञापन अखबार में दिया कि जो 100 लोग इच्छुक लोग हों कंपनी के चिकित्सकीय ट्रायल में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। और फिर कंपनी ने लिखा कि हम जो ये क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं ये पूरी तरह नैतिकता के प्रतिमान के साथ संगत है। हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में कांत की नैतिकता को अपनाया है। क्या कहा कंपनी ने? कांत की नैतिकता को अपनाया है। कहा कांत की नैतिकता से चिकित्सकीय परीक्षण जो किया जा रहा है नैतिक है। कंपनी ने समझाया भी, कहा कैसे नैतिक है, समझाया कि कांत कहता है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरे के साथ करना पड़ेगा, जो दूसरे के साथ करना चाहते हो अपने लिए स्वीकार करना पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि जब तुम बीमार होते हो तो तुम चाहते हो तुमको दवा मिले, और कौन सी दवा तुमको मिले? वो दवा जिसका परीक्षण पहले चिकित्सकीय परीक्षण हो गया हो, क्लियर हो चुकी हो, वही दवा तुम खाओगे। अगर हम बता दें कि दवा बनी तो इसका किसी परीक्षण नहीं हुआ, खाओ पता नहीं जिंदा रहोगे मर जाओगे, तुम नहीं खाओगे दवा, तुम कहोगे वो दवा मैं खाऊंगा बीमार होने पर जिसका चिकित्सकीय परीक्षण हो चुका हो। तो कंपनी ने दावा किया कि तुम बीमार पड़ते हो तो तुम दवा खाना चाहते हो, ऐसी दवा खाना चाहते हो जिसका चिकित्सकीय परीक्षण हुआ हो। इसका मतलब अगर किसी पर चिकित्सकीय परीक्षण नहीं होगा तो कोई दवा पास नहीं होगी, और बीमार पड़ने पर तुमको दवा नहीं मिलेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुमको दवा मिले और वो दवा मिले जो चिकित्सकीय परीक्षण वाली हो, जिसका परीक्षण किसी दूसरे पर हुआ हो, उस दवा को अप्रूव होने पर ही तुम खाओगे, तो फिर इसी तर्क से तुमको भी अपने ऊपर परीक्षण करवाना पड़ेगा जिससे दूसरे दवा खा सके। अगर दूसरे के लिए दवा इस्तेमाल होगी उसका परीक्षण तुम अपने ऊपर करवाने के लिए तैयार नहीं हो तो दूसरे के ऊपर किए गए परीक्षण वाली दवा तुम भी नहीं खा सकोगे। और तुम्हारे पास 2 विकल्प है, एक तुम कहते हो दवाई नहीं खाएंगे, हमारे माता पिता पति पत्नी मैं बीमार पड़ जाऊं दवा ना मिले हमको चल जाएगा हमारा काम, हमको दवा नहीं चाहिए, एक विकल्प तुम चुन सकते हो। दूसरा विकल्प क्या चुन सकते हो कि मैं बीमार पड़ने पर हमको तो दवा चाहिए, हमारे माता पिता को दवा चाहिए। तो अगर तुमको दवा चाहिए तो फिर उसी तरह से दूसरे को भी चाहिए। अब तुमको दवा चाहिए कौन सी वाली? जिसका परीक्षण किसी भी हुआ हो, तो दूसरे को दवा चाहिए तो उसके लिए तुमको परीक्षण के लिए आगे आना पड़ेगा। इस कंपनी ने दावा किया कि जो हम चिकित्सकीय परीक्षण करने जा रहे हैं ये सार्वभौमिकता के सूत्र से संगत है, इसलिए चिकित्सकीय परीक्षण अपने ऊपर करवाइए क्योंकि आप भी तो दूसरे के ऊपर परीक्षण ही दवा खाते हैं, तो आपके ऊपर परीक्षण होगा तभी तो दूसरे खाएंगे। इससे 100 लोगों को हम आमंत्रित करते हैं जो इस दवा को अपने ऊपर परीक्षण करवाने के लिए तैयार हो। हमारी दवा का परीक्षण सार्वभौमिकता के सूत्र से संगत है। फिर कंपनी ने लिखा यही नहीं, हम जब किसी भी दवा का परीक्षण करेंगे तो हम उसको साधन मान के नहीं करेंगे, हम मानेंगे वो आदमी मानवता के लिए आगे आया है, अपने आप को साधन नहीं बना रहा है, मानवता की रक्षा के लिए उसने अपने आप को साध्य मान के परीक्षण करवाया, क्योंकि मानता दुनिया में सब मनुष्य समान है, तो किसी और पर जैसे परीक्षण हो सकता है वैसे मेरे पर हो सकता है। तो कांत ने कहा ये मनुष्य को साध्य मानने के साथ भी संगत है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने आप को समान मानता है तो दूसरे पर परीक्षण की जाने वाली दवा को अपने ऊपर परीक्षण करवाने के लिए तैयार होगा। इसमें दवा का परीक्षण क्यों करवा रहा है? जिससे मनुष्यता को मानवता को लाभ मिले, दवा का मनुष्यता को साध्य मान रहा है। इसलिए कंपनी ने दावा किया कि दूसरा सूत्र भी इसमें पास हो रहा है। अब कंपनी ने कहा कि देखिए इस तरीके से दवा का परीक्षण सार्वभौमिकता और मनुष्य को साध्य मानने दोनों आधारों पर नैतिक है। इसलिए जो लोग दवा का परीक्षण करवाने के लिए आएंगे वो नैतिकता का पालन करने के कारण आएंगे। फिर भी चूंकि आप दवा का परीक्षण करवाने आएंगे और दवा पास हो गई तो कंपनी उससे प्रॉफिट कमाएगी, इसलिए जो लोग परीक्षण करवाने दवा का आएंगे हम मानेंगे कि उन्होंने दवा बनाने में हमारा सहयोग किया, वो भी हितधारक हो गए। तो ऐसे 100 लोगों को कंपनी दवा का परीक्षण करवाने के एवज में 2 लाख रुपया देगी। अगर उस कंपनी की दवा का उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो 50 लाख रुपया मुआवजा देगी, और अगर उनकी मृत्यु हो गई, कुछ ऐसा गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी। कंपनी ने कहते हुए 19 फरवरी को सुबह 10 बजे की डेट दी। 19 फरवरी को हम प्रयागराज में 40 लोगों को, झुमरी तलैया में 30 लोगों को, बालाघाट में 30 लोगों को चुनेंगे, उन पर परीक्षण करेंगे, जिन पर परीक्षण किया जाएगा उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। अगर कोई बीमारी हुई उनको आगे चल के 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा, और गंभीर बीमारी की दशा में, मृत्यु की दशा में उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अब जब ऑफिस खुला झुमरी तलैया में 19 फरवरी को सुबह 10 बजे तो पता चला कि 40,000 लोग लाइन में लगे हैं क्लिनिकल ट्रायल करवाने के लिए। सब कह रहे हैं कि हम नैतिकता के आधार पर आए हैं। प्रयागराज में और बुरी स्थिति है, कुंभ में गए आधे लोग तो लाइन में लग गए दवा का परीक्षण करवाने के लिए, हमारे ऊपर करो, हमारे ऊपर करो। बालाघाट में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है, वहां भी 20,000 लोग लाइन में खड़े हैं। 30 लोगों का परीक्षण करना है, बालाघाट में 30 लोग, 20,000 लोग आए। प्रयागराज में महाकुंभ से निकल के 2 लाख लोग लाइन में खड़े हो गए, और झुमरी तलैया में भी 40-50,000 लोग लाइन में है। क्या ये क्लिनिकल ट्रायल नैतिक है? इतने लोग तो दावा कर रहे हैं कि हम सब नैतिकता के कारण आए। कंपनी भी दावा कर रही है कि हम नैतिकता के आधार पर परीक्षण कर रहे हैं, सार्वभौमिकता के सूत्र से संगत है, मनुष्य को साध्य मानने के साथ संगत है, तो क्या नैतिक है? कांत कहेगा नहीं। पहला और दूसरा सूत्र दोनों लागू हो रहा है। दवा का परीक्षण मनुष्यों के लिए हो रहा है, जिन मनुष्यों की जान खतरे में है उनको लाभ मिलेगा, इसलिए मानवता को साध्य मानने के साथ संगत हो गया। दूसरे की दवा का परीक्षण इसलिए तुमको अपने ऊपर करवाना चाहिए, इसलिए भी संगत हो गया। तो सार्वभौमिकता से भी संगत है, मनुष्य को साध्य मानने से भी संगत है। क्या फिर भी ये नैतिक है? अब बहुत सारे लोग करें नहीं नहीं नहीं, जो लोग करें नहीं मुझे बताएं कि क्यों नैतिक नहीं है। कांत से बताओ। पापा कुमार बताइए, आप आए, बाहर आइए।
निकिता जी, आपने किया है नहीं किया है नहीं बताइए, उत्तर बताइए। बताइए कॉमरेड साथियों, क्या उत्तर होगा? कांत के अनुसार पहले खुद पर लागू, अरे खुद पे तो लागू कर रहा है भाई आदमी, खुद ही तो करवा रहा अपने ऊपर। नहीं, कंपनी वालों के ऊपर लागू, ये बात ठीक है, लेकिन जिन पर हो रहा उन पर क्यों गलत है? आप ये थोड़े कहेंगे कंपनी पर लागू हो तो ठीक बात है, कंपनी पर लागू हो जाए, लेकिन उसी तरह से कंपनी पर लागू होगी, उसी तरह से इन पर भी लागू हो जाए, क्या गड़बड़ है? सेकंड रूल तो उसमें अप्लाई हो रहा है भाई। जब क्लिनिकल ट्रायल किसी के ऊपर होगा और उससे दवा बनेगी, दवा एड्स के मरीजों को मिलेगी और ठीक हो जाएंगे, तो किसको फायदा होगा? मानवता को। तो मानवता इसमें साध्य बन रही है। इसके पहले वाली केस स्टडी में सिंदूर लगाओगे, किसको फायदा होगा? मानवता को नहीं, संस्कृति को, मानवता को नहीं, मानव को नहीं। इसलिए दूसरे वाली केस स्टडी में कहा था सिंदूर मंगलसूत्र नैतिक है, क्योंकि संस्कृति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा, मानव को नहीं। तो इसमें क्लिनिकल ट्रायल होगा तो क्लिनिकल ट्रायल से फायदा मनुष्यों को होगा, संस्कृति को नहीं, धर्म को नहीं, मनुष्यों को होगा। हाँ, कुछ लोगों ने ठीक बताया, स्वायत्तता का सूत्र यही है। देखो, तो हमने टेस्ट किया, ट्रायल देखा कि प्रयागराज में जो लाइन में लगे हैं 2 लाख लोग कुंभ मेला वाले, कौन है? क्या उसमें सिविल सेवा में एथिक्स का पेपर पढ़ के गए कोई आईएएस अधिकारी खड़े हैं? आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चे सिविल सेवा में एथिक्स पढ़ के जाते हैं? क्या कोई उसमें खड़ा है? पाया उस लाइन में एक भी आईएएस नहीं है। कहा कोई बात नहीं, यूपी पीसीएस में भी एथिक्स आ गया है, पीसीएस पढ़ा हुआ कोई एसडीएम, पीसीएस में एथिक्स पढ़ा हुआ कोई एसडीएम, कोई डीपीएसपी, वो खड़ा है क्या लाइन में? पाया वो भी नहीं खड़ा है। फिर कहा कि जज लोग अक्सर कहते हैं कि न्याय मूर्ति है, क्या कोई जज खड़ा है? हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट का, एक भी जज नहीं खड़ा है। फिर नेता अक्सर अपने आपको जनसेवक कहते हैं, नैतिकता की बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम तो मानवता के लिए हमारा जीवन समर्पित है, एक भी नेता खड़ा है क्या? सांसद खड़ा है इलाहाबाद का, प्रयागराज का, फूलपुर का, विधायक खड़ा है कचना बारा मेजा का? कोई नहीं। विधायक सांसद छोड़ो, किसी कॉलोनी का काउंसलर पार्षद नहीं खड़ा है, नेता खड़ा नहीं, आईएएस खड़ा नहीं, पीसीएस खड़ा नहीं, जज है नहीं। अच्छा चलो, एथिक्स के टीचर जो होते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं टीचर लोग, कोई टीचर है क्या एथिक्स का उस लाइन में? वो भी नहीं है। अच्छा, बहुत बड़े बड़े जो हीरो होते हैं सिनेमा में, जो अक्सर हीरो बन के बुराई को खत्म कर देते हैं, उसमें से कोई आया है क्या? उसमें से भी कोई नहीं। तो खड़ा कौन है? सारी नैतिकता की सबसे ज्यादा समझ तो आईएएस को, पीसीएस को, जज को, टीचर को, नेता को, इनको होती है, ये लोग जानते हैं। इनमें से कोई खड़ा नहीं। कौन खड़ा है? पाया उसमें खड़े हैं मनरेगा के मजदूर, कुंभ में गठरी उठरी लाद के आए सिर पे वो लोग जो सोच रहे इसी बहाने कुंभ आए हैं, पाप तो धुल ही गया है गंगा में, अब कुछ माल भी लेके चले। वो लाइन में खड़े हैं, मनरेगा के मजदूर खड़े हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग खड़े हैं। 70 साल का एक आदमी खड़ा कह रहा कि टेस्ट होता हम तो मना रहे हैं कि हमारी जान चली जाए, मानवता की हमारी जान चली जाए। और कुरेद से पूछा गया, पता चला कि उसका कोई बेटा है, उसको चाहता नौकरी मिल जाए। इसका मतलब वहां जो लोग खड़े हैं उनमें कोई संकल्प की स्वतंत्रता से, चुनने की आजादी से नहीं खड़ा। सबकी जिंदगी में अभाव का दबाव है। अपने उस अभाव को दूर करने के लिए वो क्लिनिकल ट्रायल कराने के लिए आए हैं। यद्यपि दावा कर रहे हैं कि हम मानवता के लिए आए हैं, दावा कर रहे हैं कि सार्वभौमिकता के सूत्र से हम संगत होने के कारण आए हैं, लेकिन हम कहेंगे ये दावा करने वाला व्यक्ति अगर दावा करने पे पाते हैं हम कि किसी मजबूरी में है, गरीबी की मजबूरी है, बुनियादी चीजें उसकी जिंदगी में नहीं है, तो फिर उसका चयन संकल्प की स्वतंत्रता याद आ गया। मानव संबंध पढ़ा था ना, संकल्प की स्वतंत्रता से किया गया चयन नहीं है। और कांत कहेगा ऐसे कोई आदमी मजबूरी में किसी विकल्प को नियम बनाने के लिए कह रहा है तो उसका इरादा नैतिक नहीं है। उसका भले वो लगे कि मानवता का फायदा हो रहा है इससे, क्लिनिकल ट्रायल से, भले लगे कि सार्वभौमिकता के साथ संगत है, दूसरे पर किसी पर हो सकता है, क्लिनिकल ट्रायल तो इन पर भी हो सकता है, लेकिन वो आदमी जो क्लेम कर रहा है कि हम नैतिकता कर रहे हैं, अगर वो दबाव में है, उसके पास ऑटोनॉमी नहीं है, संकल्प की स्वतंत्रता नहीं है, तो उसका जो निर्णय है उसको हम नैतिक नहीं मानेंगे। तो कांत के अनुसार पहला और दूसरा सूत्र उस व्यक्ति द्वारा अप्रूव होना चाहिए जो किसी दबाव में नहीं बल्कि नैतिक चेतना से इसका अप्रूवल कर रहा हो। मैं किसी की जान बचाऊं इंटरव्यू देने जाते समय, तो मेरे अंदर नैतिकता होगी जिसका जान बचाऊंगा, मैं किसी दबाव में नहीं बचाऊंगा। तो कांत के अनुसार इसलिए नैतिकता का संबंध नैतिक चेतना से, यही सवाल पूछा गया 2024 में। कानून में तुमने नियम नहीं तोड़ा तो अपराधी नहीं हो, लेकिन नैतिकता में तुमने भले नियम ना तोड़ा हो लेकिन तुम्हारा इरादा ठीक नहीं है, गलत सोचते हो, तो तुम्हारा इरादा नैतिक नहीं होगा। कांत इरादे को महत्व देता है। तो वहां जो लोग खड़े हैं वो पहले नियम और दूसरे नियम से संगत दिख जरूर रहे हैं, लेकिन मजबूरी के कारण उनका इरादा वो नहीं जिसका दावा कर रहे हैं। तो कांत को क्या क्लिनिकल ट्रायल करवाना होगा तो नहीं करवाएगा? करवाएगा। कैसे करवाएगा? कांत क्लिनिकल ट्रायल करवाएगा ऐसे कि भैया अगर दुनिया में क्लिनिकल ट्रायल होना है
तो ये मुनादी पीट के 2 लाख रुपया देकर क्लिनिकल ट्रायल मत करो, नौकरी का लालच देकर मत करो, ये सब मत करो। कंपनी की पॉलिसी गलत है। एक तरफ तो तुम कांत का नाम ले रहे हो जो कहता है अच्छे खराब परिणाम से नैतिकता का कोई लेना नहीं, दूसरी तरफ लोगों को परिणाम का लालच दे रहे हो, क्या 2 लाख रुपया देंगे, आओ 50 लाख रुपया देंगे, ये ठीक नहीं है। तो कांत क्लिनिकल ट्रायल कैसे करवाएगा? ऐसा नहीं कि कांत का नैतिकता लागू होगी तो दवा बनेगी नहीं दुनिया में, बनेगी, लेकिन कांत कैसे करवाएगा? कांत कहेगा भाई कनाडा की दवा है, मान लीजिए उसकी कंपनी है, क्लिनिकल ट्रायल करना चाहती है, तो हम एक दुनिया में नियम बना लें, सार्वजनिक नियम बना लें कि बारी बारी से अलग अलग दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के लिए अलग अलग मुल्क चुना जाएगा, अल्फाबेट से, ए से शुरू होगा, अर्जेंटीना, ए से जिन कंट्रीज का नाम आता है, पहले ए कंट्री वाले कंट्रीज पर होगा, फिर बी पर होगा, सी पर होगा, ऐसे जब आई पर आएगा अल्फाबेट, तो आई कंट्री का अल्फाबेट आ गया है, क्योंकि एच तक चिकित्सकीय परीक्षण हो चुका, आई वाला सीक्वेंस चल रहा है, तो उस समय जो दवाएं दुनिया में बनेंगी उन सबका परीक्षण आई वाली कंट्री पर होगा, आई वाले नाम से शुरू होने वाली कंट्री पर होगा। उसमें मान लिया इंडिया का नाम आ गया, तो अब दवा बनाने वाली कंपनी इंडिया दवा लेके आए, पूरी दुनिया में होना चाहिए परीक्षण, इंडिया में भी होना चाहिए। इंडिया में आओगे तो कैसे होगा? इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, शहर हैं, उनका भी अल्फाबेट बनाओ। एक साल में मान लो 200 दवाएं बन रही होती हैं, तुम 200 दवाओं को भारत के 27-28 राज्यों में 29 राज्यों में बांट दो। वो जम्मू कश्मीर का स्टेटस खत्म होने के बाद से राज्य की संख्या गड़बड़ हो जाती है। खैर, तो आप बांट दीजिए उन राज्यों में। सपोज कीजिए उसी अल्फाबेट से कनाडा वाली इस दवा का भारत में परीक्षण होने का नाम निकला, और भारत में परीक्षण होने के लिए महाराष्ट्र राज्य की बारी आई, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में उसके सारे जिलों में मुंबई में परीक्षण होगा ऐसा निकला, क्योंकि अल्फाबेट से सारी जगहों पर परीक्षण होगा। मुंबई में सारी कॉलोनीज को चुना गया, बताया साउथ मुंबई में इस बार उसकी बारी आ रही परीक्षण के लिए। साउथ मुंबई में घर का सीक्वेंस देखा गया, तो हुआ कि सबसे पहला जो घर आ रहा साउथ मुंबई पे नेपियन सी रोड पे, उसमें होगा, पता चला कि नेपियन सी रोड पे घर है एंतिला, एंतिला मुकेश अंबानी का घर, मुकेश अंबानी के घर पे होगा परीक्षण। नाम निकला आकाश अंबानी अनंत अंबानी, इसका तो आकाश अंबानी अनंत अंबानी मुकेश अंबानी के घर से चुने जाएंगे, परीक्षण होगा। अब तुम्हारा मन है किसी को लालच देकर बुलाओ, लेकिन परीक्षण कर लिया और आकाश अंबानी अनंत अंबानी की तबीयत खराब हो तो उनको 50 लाख का मुआवजा दे देना, उनको 2 लाख रुपया दे देना। तो कांत कहेगा कि आप लालच देकर नहीं बुला सकते, सब मनुष्य बराबर हैं, तो कोई ऐसा फार्मूला बना लीजिए। और कांत ने लिखा नहीं है ये जो मैं बता रहा हूं, उदाहरण समझा रहा हूं कि कांत के सामने अगर सिचुएशन आती, तो कांत कहता किसी ऐसे आदमी की बात मत सुनो नैतिकता के संदर्भ में जो दबाव में है, बल्कि नियम को समान रूप से लागू करो। तो इसलिए कभी भी आपको कांत के हिसाब से नैतिक का पता करना हो तो उस आदमी की बात मत सुनिएगा जो नैतिक का पता करने में किसी नैतिकता के समर्थन का दावा कर रहा हो, लेकिन वो खुद किसी मजबूरी में है, ऐसी मजबूरी में जिससे बचने के लिए उस तरह का निर्णय ले रहा हो। ये कांत का तीसरा सूत्र है। मैंने कहा इसको केस स्टडी में लागू मत करना, ये तुम समझ लो बस, केस स्टडी पहले दूसरे सूत्र लागू करना, उससे हो जाएगा मामला। तो तीसरा सूत्र है स्वायत्तता का। चौथा सूत्र है आखिरी, इस सूत्र में क्या था? ये वाला तीसरा ही है, नैतिक विकल्प का चयन संकल्प की स्वतंत्रता से होना चाहिए। मतलब ये विकल्प चुनने वाला फ्री विल रखने वाला होना चाहिए। और चौथा आखिरी सूत्र, साध्यों के राज्य का विधायक सदस्य का सूत्र, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रीट योरसेल्फ एज मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ इंस। नहीं इकरा जी, ये बात नहीं है जो आपने कही, सार्वभौमिकता इसमें भी ऐड है, क्योंकि जो कंपनी क्लिनिकल ट्रायल के लिए कनाडा वाली आई थी, इसका उदाहरण मैंने दिया था, वो यही कह रही थी कि दवा का परीक्षण सार्वभौमिक नैतिकता से संगत है, मनुष्य को साध्य मानने से भी संगत है। क्या कह रही थी कि अगर आपको दवा खानी है और वो दवा खानी जिसका क्लिनिकल ट्रायल किसी पे हुआ हो, तो फिर दूसरे को दवा खाने के लिए आप पर भी क्लिनिकल ट्रायल हो सकता है। आप दवा खाना चाहते हैं, वो दवा खाना चाहते हैं, इसका परीक्षण किसी और पर हुआ हो, तो फिर दूसरे के दवा खाने से पहले आप पर भी परीक्षण होना चाहिए। सार्वभौमिकता तो हो गई। सार्वभौमिकता क्या कहती है? जो तुम दूसरे के लिए चाहते हो अपने लिए स्वीकार करो, जो अपने लिए करोगे वो दूसरे के लिए करना पड़ेगा। तो तुम अगर चाहते हो दूसरे पर क्लिनिकल ट्रायल हो तो तुमको अपने ऊपर करवाना पड़ेगा। तुम चाहते हो क्लिनिकल ट्रायल दवा तुम खाओ, तो दूसरे पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ हो तो तुम दवा खा रहे हो तो तुमको अपने ऊपर ट्रायल करवाना पड़ेगा, फिर दूसरा दवा खाएगा। तो सार्वभौमिकता के सूत्र से संगत था। हमने उसमें आगे बढ़ के दिखाया कि सार्वभौमिकता के सूत्र से संगत भी कोई बता रहा हो, मनुष्य को साध्य मान के कह रहा हो कि हमने निर्णय लिया है, तब भी हमको देखना होगा जो आदमी इस नियम को अप्रूव कर रहा है कौन है। अगर किसी ऐसी दशा में है जहां मजबूर है, बहुत दबाव में है, तो हम मानेंगे कि उसने जो ये सार्वभौमिकता और मनुष्य को साध्य मानने के सूत्र के साथ संगत होने के नाते किसी विकल्प का समर्थन करने की बात कही है, असल में उसकी वो बात उचित इरादे से नहीं कही गई, क्योंकि दबाव में होने के कारण, किसी लालच या लाभ के कारण उस बात का समर्थन कर रहा है। ठीक है, हाँ, यानी फ्रीडम होना चाहिए। अभिषेक बड़े समझदार हो यार तुम, बताओ फ्रीडम समझ गए, साध्य साधन नहीं समझ पा रहे थे। वही तो मुझे लगा कि अभिषेक तो बड़ा होनहार बच्चा है, कैसे साध्य साधन नहीं समझ पा रहा है।
बिल्कुल सही पहचाना भाई। अच्छा, अब जरा चौथा सूत्र भी सुनो। रामचंद्र जब सीता को छुड़ाने लंका जाना चाहते थे, समुद्र में रास्ता चाहते थे, तो उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा। 3 दिन तक उन्होंने विनय किया, समुद्र नहीं माना। चौपाई है, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। 3 दिन से कांत पढ़ा रहा हूं, विनय कर रहा हूं, अनुनय कर रहा हूं, फिर भी कंचन कुमार कह रही हैं। अब कंचन कुमार स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है मुझे पता नहीं, कह रही कम समझ में आता है। कम समझ में आता है कंचन, तो बार बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, कि देखने की चीज है इथिक्स का क्लास। 250 नंबर का पेपर है कंचन, तुम्हारे समझ में कम आने से यूपीएससी तुम्हारे साथ दया नहीं दिखाएगा। अलग अलग पेपर का नेचर अलग अलग है। इथिक्स कम समझ में आ रहा है, तुम्हारा इथिकल माइंड कम काम कर रहा है, फैक्ट वैक्ट रट लेती होगी तुम, तो पढ़ो, कोशिश करो, होमवर्क करो, सुनो, देखो, समझ जाओगे। चलिए, नहीं किसी को नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार देखो। मैंने कहा देखो अब मैं क्या करूं, कांत को तो बुला नहीं सकता, भाई आओ, इतना मुश्किल नैतिकता देके क्यों चले गए, कंचन को समझ में नहीं आ रहा, अभिषेक परेशान था, कांत तो आएगा नहीं, मैं ही हूं जो कुछ हूं। और मैं जो समझा रहा हूं, मैंने कहा कि ये कितना सरल, इस बात का अंदाजा तब लगेगा तुमको जब तुम इथिक्स का कोई गाइड पढ़ोगे जिसमें कांत लिखा गया होगा। तो कंचन, होमवर्क में मैं तुमको एक टास्क दे रहा हूं, यही कांत जो मैं पढ़ा रहा हूं, कल मैं पूछूंगा तुमसे, गाइड से पढ़ के आना। जैसे दूसरे विषय में तुम गाइड पढ़ती होगी तुमको तुरंत समझ में आ जाती होगी, इसमें भी गाइड पढ़ के आना, मुझे बताना गाइड में क्या लिखा था। अगर गाइड समझ नहीं पाई तो इसका मतलब है कि मैं जो समझा रहा हूं उससे आसान है, समझ क्या ना, गाइड पढ़ के आना, मुझे बताना। चौथा सूत्र सुनो, चौथा सूत्र है साधु के राज्य का विधायक सदस्य। अब चूंकि इतना समय मैंने लगा दिया इसलिए इसका स्टोरी नहीं बना रहा हूं, चौथे सूत्र का स्टोरी नहीं बनाऊंगा, 3 का बना दिया। चौथा से सुन लो। कांत मानता है कि जब तुम नैतिकता के सूत्र का समर्थन करो, पता लगाओ क्या नैतिक है क्या नैतिक है, तो ये मान के कभी पता मत लगाना नैतिकता के सूत्र का कि जिस लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए तुम नैतिकता बना रहे हो उसमें कोई ऊंच है, कोई नीच है, किसी में कोई श्रेष्ठ है, कोई हीन है। यह समझ के नियम बताना कि तुम जिन लोगों के लिए नैतिकता का नियम बनाने जा रहे हो सब तुम्हारे बराबर है। अक्सर हम जब नियम बनाते हैं ना, हम संसद में सोच के बनाते, हिंदुओं के लिए नियम होगा, ये मुसलमानों के लिए होगा, ये वाला नियम बनाएंगे तो यादव खुश हो जाएंगे, ये वाला नियम बनाएंगे छत्री खुश हो जाएंगे। जाति के आधार पर नियम बनाना, वर्ग के आधार पर नियम बनाना, कुछ को श्रेष्ठ मान के नियम बनाना। जैसे हमारे धर्म में, धर्म के जितने नियम बने, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, तो ब्राह्मण क्षत्रियों की श्रेष्ठता का जो नियम बना, जिसको गढ़ा गया किताबों में हमारे धर्म की, वो नियम नैतिक नहीं कांत के हिसाब से, क्योंकि उनको बनाने वाले लोगों ने शूद्रों को साध नहीं माना, उनको बनाने वाले लोगों ने स्त्रियों को साध नहीं माना। कहा स्त्री क्या करेगी, पति की सेवा, क्या मानेगी पति को, परमेश्वर। स्त्री क्या करेगी, पति कहेगा अग्नि परीक्षा दो, रावण के यहां रह के आई हो, शुद्ध हो कि नहीं, पत्नी दे देगी अग्नि परीक्षा। लेकिन पत्नी ये नहीं कहेगी पति से कि तुम भी तो दूर रहो हमसे, तुम भी अग्नि परीक्षा दो। तो हमारे धर्म में जो नियम है, धर्म के सदस्य होने के नाते हमको अच्छे लगते हैं नियम, लेकिन कांत कहेगा कोई भी ऐसा नियम जिसमें तुमने एक वर्ग को श्रेष्ठ मान लिया हो, उसके आधार पर तुमने कोई नियम बनाया है, तो नियम नैतिक नहीं होगा। नियम बनाते समय तुम किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसे मान के नियम बनाना होगा जैसे तुम सब में से एक हो, उन्हीं में से एक हो, सब साध्य हैं, तुम भी उनमें से एक हो। अगर ऐसा नियम बनाते हैं आप, तभी नैतिक नियम होगा। अन्यथा किसी एक वर्ग को ध्यान में रख के, किसी के लाभ को ध्यान में रख के अगर नियम बनाया जाए तो वो नैतिक नहीं होगा। कौन है शिवानी, पिछले 10 क्लास से पूछ रही है कि पेपर प्रीलिम्स में आता है कि नहीं। अरे शिवानी जी, कहां से आई हैं आप, किस घर से? यूपीएससी का सिलेबस तो देख लीजिए, वाकई आईएएस बनना चाहती हो? सिलेबस नहीं देख रखा अब तक, कैसे पढ़ रहे हो कोचिंग? ये तो वही हो गया कक्षा 10 में कोई पढ़ रहा हो, गणित की किताब देखे नहीं हम और एग्जाम देने जा रहे हैं। कंचन कुमार जी, हाँ है जातिवाद, इससे क्या लेना देना है? कांत समझो ना मेरे भाई, ये तो सब जानते हैं जातिवाद है, बात सही है तुम्हारी, कांत समझो कांत, ठीक है। तो 4 सूत्र से कांत कहेगा कोई बात अगर संगत है, जिसमें नियम दूसरों के लिए लागू होंगे तो तुम्हारे लिए भी लागू होंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो भी नियम नैतिक माना जाएगा, जिसके हिसाब से हमको काम करना होगा, जिसके हिसाब से दुविधा सॉल्व करनी होगी, उसमें मानवता को, मनुष्य को साध्य माना जाएगा। तीसरा, नियम चुनने वाला संकल्प की स्वतंत्रता रखेगा, आजादी होनी चाहिए। और चौथा, नियम बनाते समय सबको समान मानकर नियम बनाया जाएगा, किसी तरह के भेदभाव की गुंजाइश नियम के भीतर नहीं रखी जाएगी, कोई पूर्वाग्रह नहीं रहेगा। ये 4 सूत्र कांत कहता है, जिस विकल्प के साथ फिट हो जाए दुविधा की दशा में वही विकल्प चुन लेना, वही नैतिक होगा। अब बताया तुमने 4 सूत्र, लेकिन मैंने कहा तुमको दुविधा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केस स्टडी हल करने की जरूरत पड़ेगी तो केवल 2 सूत्र लगाना। पहला क्या देखना, उस दशा में तुम अपने लिए क्या चाहोगे, जो चाहोगे वही दूसरे के लिए करने का सोचना। कोई वो केस स्टडी में विकल्प मत चुनना जो दूसरे के लिए तो तुम सोच रहे हो करने के लिए, अपने लिए नहीं चाहोगे, उसको मत चुनना।
और दूसरा, जब भी कोई विकल्प चुनना तो देखना क्या उस विकल्प को चुनने पर सभी मनुष्यों को तुम साध्य मान रहे हो कि नहीं। इस तरीके के आइडिया से आप पहचान लेंगे क्या नैतिक है। यह कांट का पहला भाग था जो नैतिकता के सार से संबंधित था। अब हम कांट में यह सूत्र समझने के बाद, जिसको मैक्सिम्स कहते हैं, मैक्सिम्स, इसको समझने के बाद अब हम जा रहे हैं कांट के यूनिट 5 में भी कांट है। यूनिट 5 में क्या है? भारत और पश्चिम के महान दार्शनिक विचारक और उनका नैतिक योगदान। तो यूनिट 5 में भी कांट को जो थोड़ा पढ़ना है वो भी इसी के साथ लगे हाथ निपटा देते हैं। तो आइए चलते हैं कांट में भाग 2 में। तो कांट में अब तक आपने जो पढ़ा उसमें भाग 1 में हमने पढ़े नैतिकता के 4 सूत्र, जिनको हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ मोरालिटी। इनसे क्या होगा? इनसे किसी दुविधा में, केस स्टडी में यह पता चलेगा कि उपलब्ध विकल्पों में से कौन सा नैतिक है। इसलिए जो पहला भाग है, यह भाग किसके लिए है? नैतिकता के सार के पहचान के लिए। लड़कियां कब से इतनी कमजोर हो गई कि उनको एक भैया परेशान करने लगे। लड़कियां कोई अबला थोड़े, ऐसे कितने भैयों को दुरुस्त कर देती हैं। चलिए दूसरे भाग में क्या पढ़ेंगे। भाई आकाश, देखो मैं बहुत लोकतांत्रिक आदमी हूं। अगर इनकी शिकायत सही है, मैंने तो देखा नहीं तुमने क्या परेशान किया, लेकिन अगर इनकी शिकायत सही है तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें मैं पूरी क्लास से ब्लॉक करवा दूंगा। बाकी सब शरारत मेरे लिए स्वीकार्य है, लेकिन ऐसी शरारत मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं क्लास में। कोई भी जेंडर और जाति के आधार पर, लिंग और जाति के आधार पर किसी के साथ कोई बदतमीजी ना करे। ये मेरे क्लास के 2 सख्त नियम हैं, इसलिए ये मत करना। मैंने पहले कहा कि मैं जानता नहीं हूं कि इनकी बात सही है या नहीं, लेकिन अगर है तो मत करना, नहीं तो फिर क्लास नहीं देख पाओगे। ठीक है, पहली वार्निंग आकाश जी आपको दी गई है क्योंकि आपके खिलाफ कई लोग कह रहे हैं, तो मैं आपका नाम लिख रहा हूं। मैंने आज तक 8-9 बैच पढ़ा दिए होंगे, 8-9 क्या, शायद तुम्हारा 10वां 11वां बैच होगा। किसी को मैंने ब्लॉक नहीं करवाया है, लेकिन ये समझना कि लक्ष्मण रेखा मत लगना। चलिए अब आइए जरा, दूसरे भाग में हम कांट की नैतिकता के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ सीखेंगे, और तीसरे भाग में हम, तीसरा भाग जो होगा, तीसरा भाग, इसमें कांट की आलोचना पढ़ेंगे। दूसरे भाग पर आइए। दूसरा भाग, पहले भाग से तुमने नैतिकता का सार पढ़ा। यहां मैं बता दूं कि जो दूसरा और ये भाग है, ये मान लो तुम दूसरा और तीसरा भाग जो है, इसको तुम कह सकते हो यूनिट 5, और ये वाला जो भाग था ये था यूनिट 1। तो इसका मतलब कांट को हम 2 जगह पढ़ सकते हैं या 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। एक नैतिकता के सार में कांट की पढ़ाई, और दूसरा कांट को यूनिट 5 में जहां लिखा है भारत और पश्चिम के विचारकों का नैतिक योगदान। ठीक है, अब जाओ दूसरे भाग में चलते हैं। दूसरे भाग में कुछ बात लिख रहा हूं। पॉइंट वार लिख रहा हूं, एक एक बात समझाऊंगा, उससे तुमको कांट की नैतिकता का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। जैसे पहला, कांट की नैतिकता कर्तव्य के लिए, कर्तव्य की नैतिकता है।
कर्तव्य के लिए कर्तव्य। कांत के सिद्धांत को ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। दूसरा, कांत की नैतिकता, एक एक बात को समझेंगे इसमें से। हो सकता है कभी तुमसे ये पूछ ले कि कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता क्या है, इसका क्या मतलब है। तो कांत से अगर कोई पीसेस में सवाल आ जाए, ये दूसरे भाग से सवाल पीसेस में आता है, यूपी पीसेस में आ चुका है। पहले भाग से हम केस स्टडी हल करेंगे, दूसरे भाग से पीसेस में सवाल आएगा। इसमें एक चीज ऐसी होगी जरूर दूसरे भाग में जैसे आईएएस में सवाल पूछता है, उसको देखेंगे। तो कांत की नैतिकता कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता है। दूसरा, कांत की नैतिकता निरपेक्ष आदेश की नैतिकता है। तीसरा, कांत की नैतिकता कठोर नैतिकता, इसको रिगरस एथिक्स कहते हैं। कांत की नैतिकता कठोर नैतिकता है। चौथा, कांत की नैतिकता शुभ संकल्प की नैतिकता है। सबके बाद पूर्ण विराम मैंने लगाया, तुम चाहो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, जिसका मतलब है कि हमको सब में समझाना है कैसे। यहां भी क्वेश्चन मार्क, शुभ संकल्प की नैतिकता है। पांचवा, कांत की नैतिकता की गीता की नैतिकता से तुलना। और छठा, कांत इस प्रश्न का उत्तर कैसे देता है कि मैं नैतिक क्यों बनूं, अर्थात ऐसी कठोर नैतिकता जिसका पालन करने पर व्यक्ति को प्रायः नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका पालन करने की प्रेरणा कहां से आएगी। कितनी भी बढ़िया नैतिकता बना दीजिए, अगर लोग उसका पालन नहीं करेंगे तो नैतिकता किसी काम की नहीं। कांत साहब कह रहे हैं कि अपना इंटरव्यू छोड़ दो, जान बचाओ। कांत और बड़ी मुश्किल चीज कह रहे हैं, ठीक है सब बढ़िया लगता है सुनने में, कोई इसका पालन करेगा क्यों, अपना इंटरव्यू को छोड़ेगा क्यों। इसका जवाब देना होगा, नहीं तो कांत की नैतिकता चाहे दुविधा हल करवा दे, यूपीएससी का सवाल हल करने में काम आ जाए, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करेंगे। ऐसे नैतिकता से मुझे नैतिक बनने पर अपने ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करवाना पड़ जाएगा, जिसमें मुझे इंटरव्यू छोड़ना पड़ जाएगा। उसमें अनैतिक आदमी मजा काटेगा, मलाई काटेगा, इंटरव्यू देने चला जाएगा और तुम नैतिक इंटरव्यू छोड़ के आदमी हॉस्पिटल पहुंचा रहे हो। अनैतिक आदमी बन गया आईएएस और तुम हॉस्पिटल में एक बीमार आदमी की तीमारदारी कर रहे हो। तो सवाल पूछेंगे भैया तुम्हारी नैतिकता तो ठीक है, इसकी प्रेरणा कहां से आएगी, मैं ऐसा नैतिक क्यों बनूं जिसमें मुझे नुकसान दिखाई दे रहा है। यार अपना कांत की नैतिकता परिणाम निरपेक्षतावादी है। कांत कहता है परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम की चिंता नहीं करेंगे तो प्रेरणा कहां से आएगी। इस सवाल का कांत ने जवाब कैसे दिया, और इसी सवाल से जुड़ा सातवां आखिरी सवाल होगा, कांत की कर्तव्य जैसी नैतिकता यूरोप में सफलतापूर्वक लागू हो जाती है, लेकिन भारत में सिविल सेवा में नहीं है। क्यों? भारत में सिविल सेवा को कहा जाता है परिणाम की चिंता मत करो, जनता की सेवा करो, व्यक्तिगत हित को मत देखो, जनता के कल्याण के लिए काम करो। लेकिन एक भी ब्यूरोक्रेट नहीं करता है, या बहुत कम लोग करते होंगे, ज्यादातर लोग नहीं करते। और यूरोप में कहा जाता है कि ईमानदारी से काम करो, तो ज्यादातर लोग करते हैं। हमको समझना होगा कि कांत की कठोर नैतिकता से यूरोप की ब्यूरोक्रेसी तो चलती है, भारत की क्यों नहीं चलती। क्या कारण है कि यूरोप में प्रेरणा आ गई, भारत में नहीं आ पाई। क्योंकि आपसे अक्सर एथिक्स में समाधान पूछे जाएंगे, इस समस्या का समाधान क्या है। तो समस्या तो है भारत में ब्यूरोक्रेट को ऐसी कांत जैसी नैतिकता दी गई है, अपने कर्तव्य का हर दशा में पालन करना। तुमने कोई पुराना सिनेमा देखा होगा, एक सिनेमा होता है जिसमें एक ईमानदार इंस्पेक्टर की कहानी होती थी, उसका एक बेटा क्रिमिनल बन गया है, पुलिस के आला अधिकारी उससे अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। एक आध वर्ष की कार्रवाई में बेटा भाग निकला बाप को झांसा देके,
उसका कुछ सीनियर अधिकारी कहता लगता है तो बेटे के कारण उसके साथ नरमी बरत रहे हो। सिनेमा में दिखाते हैं कि अपने वो सीनियर को एश्योर करता है कि आप निश्चिंत रहिए सर, मैं अपनी वर्दी के कर्तव्य का पालन करूंगा, कोई नरमी नहीं बरतूंगा। और एक सीन में अपने बेटे को रिवॉल्वर पानी खड़ा है, बेटा भाग रहा है, कहता भागो मत, गोली मार दूंगा। बेटा समझता पिता है कहां गोली मारेगा, लेकिन ईमानदार इंस्पेक्टर अपने बेटे को गोली चला देता है। गोली चलने पर बेटा गिरता है, भाग के जाता है, उसको उठाता है, गोद में बैठाता है, रोता है कि उसने ड्यूटी पालन किया। ऐसे कुछ सिनेमा तुमको पुराने मिल जाएंगे। इसमें ईमानदार इंस्पेक्टर ने अपने बेटे को गोली चला दी। वो कांच से दिखता है कि जो नियम तुम्हारा दूसरे के लिए वही नियम अपने बेटे पर लागू होगा, लेकिन सिनेमा में तो दिखता है, भारत में ऐसा दिखता नहीं है और यूरोप में ऐसा दिखता है। यूरोप में जो नियम बताए गए उसका लोग बिना भेदभाव के पालन करवाते हैं। क्या हुआ कि भारत में काम नहीं हो पा रहा है। भारत में ड्यूटी एथिक्स है, सभी सेवकों से उम्मीद करते हैं मनुष्य को साथ मान के काम करें, संविधान के नियमों का कड़ाई से पालन करें, अपने व्यक्तिगत लाभ हानि परिणाम के पीछे न भागें। एक तरह से कांट की नैतिकता हमारे सिलसिले में, लेकिन ब्यूरोक्रेट उसका पालन नहीं करते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि कांट की जो नैतिकता है ये पश्चिम में काम कैसे करती है और भारत में काम क्यों नहीं कर रही है। समझ? अब एक एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इतनी बातें जब सीख लेंगे तो कांट के नैतिक दर्शन में जो बाकी बातें बची है वो सब भी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रखना, इन बातों का जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नैतिक अनैतिक की पहचान से कोई लेना नहीं है। नैतिक अनैतिक की पहचान तुम दो सूत्रों से, सार्वभौमिकता और मनुष्य को साथ मानने से तुम कर लोगे। ये जो बता रहा हूं तुमको, इसका इस्तेमाल करोगे वहां पर जहां सवाल पूछा जाएगा कि कोई कठोर नैतिकता का पालन करने की प्रेरणा कहां से आएगी। भारत में आजकल लोग कर्तव्य की नैतिकता का पालन क्यों नहीं करते, सिविल सेवा में भ्रष्टाचार क्यों आ रहा है, उसका समाधान कैसे करोगे। तो ये जो तुम पढ़ने जा रहे हो इससे तुम उसका जवाब दे पाओगे। और पहली वाली बात जो पढ़ी थी सार्वभौमिकता का सूत्र, मनुष्य को साथ मानने का सूत्र, उससे क्या करोगे, उससे केस स्टडी कर पाओगे। दुविधा कहीं हो, इंटरव्यू तुमको पहले भेजे, किसी को हायर करवा दे तो कांट में पहला दूसरा सूत्र लागू होगा। और तुम सवाल पूछ लें कि भारत में सिविल सेवक कर्तव्य की नैतिकता का पालन क्यों नहीं करते हैं, कोई दुविधा नहीं है, समस्या है। समस्या में ये वाली बात तुम देखोगे जो याद आएगी तुमको, कि कांट पढ़ा था वहां बताया था कि भारत में ब्यूरोक्रेसी में कर्तव्य पालन की नैतिकता कमजोर हुई है, परिणाम निरपेक्षता वाली नैतिकता कमजोर हुई है। क्यों कमजोर हुई है उसको हम यहां से सीखेंगे तो सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसी तुम सवाल का जवाब दे पाओगे तो अपने आप नैतिक कैसे बनाओगे। तो मेरे अंदर भी तो नैतिक प्रेरणा होनी चाहिए, तो नैतिकता का पालन करूंगा मैं, वो सवाल का जवाब मिलेगा। और ये बात पढ़ने के बाद हम जाएंगे कांट के पूरे इस नैतिक ढांचे को जो पढ़ाई करेंगे इसकी क्या आलोचना है, किन आधारों पर ये नैतिकता सब जगहों पर लागू नहीं हो पाएगी, परफेक्ट नहीं है। तो अगर परफेक्ट होती तो हमको इसके अलावा दूसरे किसी दर्शन या परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता को पढ़ने की जरूरत न होती। जब कोई एक नैतिकता सारी दुविधा सुलझा देगी, सब समस्याओं को हल कर देगी, तो दूसरी नैतिकता पढ़ने की जरूरत है। इसका जरूर ये कुछ जगहों पर क्या करेगी, फेल करेगी। फेल करेगी तो हमको दूसरी नैतिकता में जाना पड़ेगा। तो इससे आगे हम जब बढ़ेंगे तो इसकी आलोचना करेंगे, आलोचना करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे का जो ब्लूप्रिंट है मैंने समझा दिया। पहले भी जो पढ़ाई की वो क्या की, अब दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं, इसका मैंने आइडिया तुमको बता दिया। तो आइए जरा देखते हैं। पहली बात, कांट की नैतिकता में तीन बात देखने जा रहे हैं साथ, एक साथ। क्या? कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता, निरपेक्ष आदेश की नैतिकता और कठोर नैतिकता। छाप लिए। एक उदाहरण सुनो, एक उदाहरण बनाने जा रहा हूं, उससे समझाऊंगा कि कांट की नैतिकता को ये क्यों कहा जाता है, उसको निरपेक्ष आदेश की नैतिकता क्यों कहते हैं, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता क्यों कहते हैं, कठोर नैतिकता क्यों कहते हैं, क्या आधार है। एक उदाहरण देखो, आवाज शेर, तुमने तो आज चमत्कार ही कर दिया। कहा तुम साधे साधे पूछ रहे थे, कहा तो इतना दहाड़ रहे हो आज कांट में, दूसरी विचारधारा के लोगों को पहुंचा दिया। नहीं, ये बात सही नहीं है अभिषेक। वो दूसरी विचारधारा के लोग यूरोप में क्यों नहीं पहुंचे, कुछ और कारण है। चलिए उदाहरण सुनिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, व्यक्ति ए, इसको 3 बार घायल करने जा रहा हूं मैं, और तीनों बार इसकी जान बचवाऊंगा, लेकिन उसमें से 2 बार मैं जान बचाने के काम को नैतिक नहीं मानूंगा, केवल 1 बार नैतिक मानूंगा। जान बचेगी 3 बार, व्यक्ति ये है बार बार घायल हो जाता है, 3 बार इसकी जान बचवाने जा रहा हूं। एक बार एक्स इसकी जान बचाएगा, एक बार वाई इसकी जान बचाएगा, एक बार जेड इसकी जान बचाएगा। लेकिन तीनों में से 2 ही एक्स वाई जो है, इन दो ऐसे तीनों में से 2 बार एक्स और वाई जान जब बचाएंगे वो नैतिक नहीं होगा, तो जेड जान बचाएगा तो नैतिक होगा। उसी से निकालेंगे कांट की नैतिकता को कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता क्यों कहा जाता है, तो नैतिकता कठोर नैतिकता क्यों है, और नैतिकता निरपेक्ष आदेश की नैतिकता कैसे है। ठीक है, व्यक्ति ए मान लो
एक दुर्घटना में घायल हो गया। पहली बार घायल होने पर इसकी जान एक्स ने बचाई। दूसरी बार घायल होने पर इसकी जान वाई ने बचाई। तीसरी बार घायल होने पर इसकी जान जेड ने बचाई। मैंने पूछा एक से पूछा क्यों जान बचाई। यह सवाल पूछा वाई से। किसी और बैच में मैंने इतना लिख के नहीं पढ़ाया है कि एक उदाहरण से इसको समझने जाते हैं। तुम्हारे बैच में तुम्हारे बैच के साथियों की प्रतिभा को देखते हुए इतना लिख रहा। चलिए, पहले वाले से मैंने पूछा एक से भाई क्यों बचाई। इसने कहा कि जब मैं उसके पास पहुंचा बहुत गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, भाई मेरी जान बचा लो, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, अभी नई नई शादी हुई है, मेरी जान बचा लो, पहला वैलेंटाइन डे हमने मनाया अभी और मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई। इसने कहा इसलिए जान बचाई, दया आ गई, संवेग के कारण बचाई ना। स्रोत क्या जानना, संवेग। इससे पूछा तुम क्यों बचा दिए भाई। अच्छा तुम क्यों बचा दिए। इससे पहले वाले होशियार थे कि नहीं तो नहीं पता, लेकिन सादे सादे पे नहीं पूछते थे ज्यादा। जब मैं कह देता था 3-4 दिन कि भाई चैट वही क्या करो जो जरूरी हो, तो मान लेते थे। तुम्हारे बैच के जो विद्यार्थी हैं ये सब दूसरे ग्रह से आए हैं, मानते ही नहीं बात। वाई से पूछा तुमने क्यों जान क्यों बचाई। इसने कहा कि घायल व्यक्ति मेरा जिगरी दोस्त है, दोस्त है, वही वाला दोस्त है। और तीसरे से मैंने पूछा तुमने क्यों बचाई भाई, तुमको भी दया आई क्या, तुम्हारा भी कोई परिचित है क्या, सियाराना है तुम्हारा इससे। जेड ने कहा नहीं। जेड ने कहा मैंने इसकी जान इसलिए बचाई क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है, दिस इज माय ड्यूटी। कांत कहेगा इसका काम नैतिक नहीं है, इसका काम नैतिक नहीं है, केवल इसका काम नैतिक है। तो जान तो तीनों बार बच गई। क्या देखा तुमने, तीनों ही दशा में एक्स की जान बच गई, इसलिए परिणाम तो समान आया लेकिन इरादा अलग अलग है। अगर हम परिणाम सापेक्षतावाद कर रहे होते तो परिणाम सापेक्षतावाद क्या कहता है, नैतिकता बराबर अच्छा परिणाम। और मान लो जान बचना किसी के अच्छा परिणाम मान लेते तो क्या कहते, इसमें भी जान बची, इसमें भी जान बची, इसमें भी जान बची, तीनों में परिणाम अच्छा आया, तीनों नैतिक है। तो परिणाम सापेक्षतावाद से क्या होता, परिणाम सापेक्षतावादी नैतिकता में यह तीनों व्यक्ति एक्स वाई जेड नैतिक होंगे, इनका जान बचाने का कार्य भी नैतिक होगा, क्योंकि नैतिकता बराबर अच्छा परिणाम। परिणाम निरपेक्षतावाद में नैतिकता बराबर उचित इरादा। क्या इसमें परिणाम का कोई महत्व नहीं है, परिणाम अच्छा है खराब है इसका कोई महत्व नहीं, उचित इरादा। तो कांत क्या कहेगा,
कांत कहेगा पहले आदमी ने जो जान बचाई एक्स ने, उसका इरादा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? पढ़ चुके हो तुम? क्या पढ़ चुके हो? तुम पढ़ चुके हो कि कांत में उचित इरादा, दो चीजें जोड़ रहा हूं उसके साथ, क्या क्या है? सार्वभौमिकता और मनुष्य को साध्य मानने वाला इरादा है। तो कांत कहेगा जो पहला आदमी एक्स है, उसने जो एक की जान बचाई, एक की जान बचा तो दिया एक्स, लेकिन तब बचाया जब ए बहुत गिड़गिड़ाया और उसको दया आ गई। अगली बार अगर कोई आदमी इसके सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, इसको दया नहीं आई, तो जान नहीं बचाएगा। इसका मतलब यद्यपि इस आदमी ने जान तो बचा दी एक ही, लेकिन जान बचाने के पीछे एक संवेग है। वो संवेग प्रकट हुआ इसलिए जान बच गई, वो संवेग दूसरे किसी से प्रकट नहीं होगा। मान लो कोई आदमी थोड़ा अकड़ू खाओ, किसी सामने गिड़गिड़ाना ना जानता हो, घायल हो गया और उसने एक्स से कहा तो भाई एक्स जान बचा मेरी। एक्स ने कहा रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई, घायल हो तब भी कह रहे हो अरे गिड़ाओ थोड़ा। उसने कहा गिड़ाऊंगा नहीं, जान बचाओ, तुम्हारा कर्तव्य है। एक्स ने कहा जाओ मरो, छोड़ चला गया। कांत मानता है तुम्हारे संवेग कोई अस्थायी चीज थोड़े, तो आते जाते रहते हैं। अनैतिकता कैसी? सार्वभौमिक, हर देश काल परिस्थिति में होगी, लेकिन संवेग मेरे अंदर हर देश काल परिस्थिति में हुआ जरूरी नहीं है। इसलिए कांत कहेगा कि ऐसा मनुष्य जो संवेग से कोई काम करता है उसको नैतिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संवेग सार्वभौमिक नहीं है, हमेशा नहीं आते। तो कांत क्या कहेगा? कांत कहेगा एक्स का कार्य नैतिक नहीं है क्योंकि संवेग सार्वभौमिकता की शर्त पूरी नहीं करता, क्योंकि संवेग में हर मनुष्य को साध्य मानने का भाव नहीं है। इसका मतलब कांत कह रहा है तुक्के से किसी की जान बच गई, इतने मात्रा में संतुष्ट नहीं हूं, इसको नैतिकता थोड़े कहेंगे। कांत कह रहा है नैतिक आदमी नैतिक काम करेगा, जबकि एक्स जिसने जान बचाई है नहीं नैतिक, लेकिन उस समय उसको दया आ गई, इसका काम नैतिक नहीं। ठीक वैसे ठीक है, वायु का कार्य नैतिक नहीं है क्योंकि इसने दोस्ती में जान बचाई, तो जो इसका दोस्त नहीं होगा उसकी जान बचने की गारंटी नहीं है। अतः इसका कार्य भी सार्वभौमिकता एवं मनुष्य को साध्य मानने से संगत नहीं है। इसके लिए दोस्त है तो साध्य है। मान लो उसका जानी दुश्मन घायल पड़ा होता, कहता मर जाओ, अच्छा हुआ तुम्हारे घायल हो गए, मरो यहीं पड़े रह के, ना बचाता। कांत तो सभी मनुष्यों को साध्य मानने की बात कर रहा है, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन। इसलिए कांत कहेगा वायु का कार्य भी नैतिक नहीं है। जान पहचान से थोड़ी नैतिकता चलती है, परिणाम निरपेक्ष नैतिकता है, सार्वभौमिक नैतिकता है, हर समय चाहिए। ये वाला समय नहीं होगा, ये वाला समय नहीं होगा। और जेड ने क्या किया था? जेड का कार्य नैतिक है क्योंकि उसने कर्तव्य चेतना से जान बचाई। क्या कहा? मेरा कर्तव्य है, आज जिस चीज को ड्यूटी मान रहा कल भी मानेगा, परसों मानेगा। कांत कहेगा इसका मतलब इसने क्या किया? कर्तव्य के लिए कर्तव्य किया, दया आने के कारण नहीं, परिचित होने के कारण नहीं, कर्तव्य था इसलिए जान बचाई। इसको कहते हैं ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य किया। कांत कहता है जो व्यक्ति कोई नैतिक काम ड्यूटी मान के करेगा, चाहे उसका परिचित आदमी हो चाहे अपरिचित, चाहे संवेग आए चाहे ना आए, उसी का काम नैतिक माना जाएगा। समझ बात? इससे कांत के सिद्धांत को क्या कहा जाने लगा? क्या कहा गया कांत के सिद्धांत को? कांत के सिद्धांत को कहा गया कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत। सॉरी, इसलिए कांत की परिणाम निरपेक्ष सार्वभौमिक नैतिकता को कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता कहा जाता है। जो गीता के निष्काम कर्म के समान, आगे गीता से तुलना करेंगे लेकिन मैंने लिख दिया, गीता में भी कहा जाता है लाभ हानि सुख दुख इसके आधार पर काम मत करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करो। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य का पालन करो। सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभ हो जाए जो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परिणाम क्या है चिंता मत करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचन। सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभ हो जाए जो, क्या सुख क्या दुख क्या लाभ क्या हानि से ऊपर उठ के काम करो। तो जैसे गीता में निष्काम कर्म है, न्याय के लिए अपने गुरु से लड़ो, अपने भाई से लड़ो, न्याय के लिए ना, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना ठीक है, न्याय के लिए अपने बंधु को भी दंड दो। कांत कुछ उसी तरह की बात कर रहा है, इसलिए इसके सिद्धांत को कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत कहा गया। अब जरा देखो इस सिद्धांत में तुमने क्या देखा? सलाह है क्या? कहा जाता है जैसे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए,
थोड़ी माइल्ड है लैंग्वेज। कांत में ऐसा नहीं है। कांत कहेगा तुमको जान बचानी पड़ेगी, हर दशा में जान बचानी होगी, चाहे तुमको संवेग आए चाहे ना आए, चाहे परिचित हो चाहे अपरिचित। इसलिए इस नैतिकता को आदेशात्मक कहा गया, कहा कि आदेश की तरह है। और कैसा आदेश है? इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसलिए कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता को अपवाद रहित और अपने स्वरूप में बाध्यकारी आदेशात्मक होने के कारण निरपेक्ष आदेश की नैतिकता कहा गया। मैं 2 लाइन और दे रहा हूं। चूंकि यह नैतिकता कैसी है? अपवाद रहित, हर दशा में जान बचानी पड़ेगी, अतः यह निरपेक्ष है। और यह नैतिकता सलाहकारी नहीं, बाध्यकारी है, अतः आदेशात्मक है। इसलिए कांत की नैतिकता को निरपेक्ष आदेश की नैतिकता कहा जाता है। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता कैसी है? आदेशात्मक, करना ही होगा, जान बचानी ही पड़ेगी। अंग्रेजी में कांत के नैतिकता के लिए शुड का प्रयोग नहीं किया जाता, यू शुड डू दिस। ऑट का प्रयोग किया जाता है, ऑट का, यू ऑट टू डू दिस। इस लिहाज से कांत की नैतिकता आदेशात्मक है। अब इसी से बात निकल गई, क्या निकल गई? या ऐसी नैतिकता कोई मामूली नैतिकता तो नहीं है जिसमें आदमी को अपने संवेग भावनाओं पर कंट्रोल करना पड़े, अपने लाभ हानि को छोड़ना पड़े, अपने दुश्मन की भी जान बचानी पड़े, संवेग आए चाहे ना आए फिर भी कर्तव्य का पालन करना पड़े। इसलिए इस नैतिकता में संवेगों भावनाओं से ऊपर उठ के आदमी को काम करना पड़ेगा, परिचित अपरिचित से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, लाभ हानि को छोड़ के काम करना पड़ेगा। इसलिए इस नैतिकता को कठोर नैतिकता कहते हैं। तो ये आखिरी बात है जो इसकी, चूंकि इस आदेशात्मक नैतिकता में ए लाभ हानि से ऊपर उठकर कार्य करना होगा, बी सुख दुख संवेग को नियंत्रित करके कार्य करना होगा, मित्र शत्रु सबके लिए एक ही नियम का पालन करना होगा, डी कोई अपवाद नहीं होगा। इस कारण कांत की नैतिकता क्या कहलाई? कठोर नैतिकता है। तो 3 बात कांत की नैतिकता में मैंने एक उदाहरण से निकाली, 3 बात निकाली। पहली निकाली कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता जो गीता के निष्काम कर्म की तरह है। दूसरी निकाली निरपेक्ष आदेश की नैतिकता जो कि इस नैतिकता का स्वरूप आदेशात्मक है, और इसमें कभी आपको या तो या नहीं कहा जाएगा, या तो इस दशा में इंटरव्यू देने चला जाना या जान बचा लेना, कहा जाएगा जान बचाओ, निरपेक्ष है। इसमें निरपेक्ष आदेश की नैतिकता है। और इतनी सब बातें अगर जोड़ दी जाएं कि न लाभ हानि देख सकते हैं, न सुख दुख देख सकते हैं, न संवेग के आधार पर काम कर सकते हैं, न शत्रु मित्र के आधार पर कोई भेदभाव कर सकते हैं, तो फिर तो नैतिकता बड़ी कठोर, इसको रिगरस एथिक्स कहा जाता है। ये 2018-19 का यूपीपीसीएस का सवाल है कि कांत की नैतिकता कठोर नैतिकता क्यों है। उसमें उदाहरण देखिए, अगर ये बात लिख दोगे तो यूपीपीसीएस का वो 8 नंबर का सवाल हो जाएगा। 18 और 19 में सवाल पूछा गया, देखना, ठीक है। तो अब मैंने कांत पर जो बात कही, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारी 2 बची रह गई कि कांत की इस नैतिकता का कोई पालन क्यों करेगा। सुनने में अच्छी लगी, लेकिन इसकी प्रेरणा कहां से आएगी, इस पर हम लोग कल बात करेंगे। और इससे आगे की बातचीत करके कल 1-1.25 घंटे में कांत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर अगले थिंकर रॉल्स पर अगर समय बचा तो जाएंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक।